हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? इसका आंसर है कॉनबर्ग ने किया। परख नली में डीएनए का संश्लेषण कॉनबर्ग ने किया। डीएनए की रूपचित्र की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया था 1953 ईस्वी में, लेकिन डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन कॉनबर्ग ने किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉनबर्ग। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से बना है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स को एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसाइन कहते हैं। डीएनए हर एक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य घटक है। नेक्स्ट, किसका संबंध संघीय बजट से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। भारत का 2019-20 का कुल बजट 27.86 लाख करोड़ रुपए है। बजट आय एवं व्यय की सूची को कहते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को संसद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट 2020 पेश किया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया दूसरा बजट है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट मुख्य रूप से 3 विषयों पर आधारित है। पहला, महत्वाकांक्षी भारत, दूसरा आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। विलोबी एक अर्थशास्त्री हैं। उनके अनुसार बजट शासन की आय व्यय का सिर्फ अनुमान मात्र नहीं है, वरन इसमें शब्द अधिक है। यह एक साथ रिपोर्ट है, अनुमान है एवं प्रस्ताव है। एक अन्य अर्थशास्त्री क्लाउडन प्रतिवेदन के अनुसार बजट सिर्फ आय तथा व्यय का सामान्य संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम नहीं है, वरन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए कर तथा व्यय को उपकरण उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़े रहते हैं। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं केंद्रक में भी पाए जाते हैं। अर्थात राइबोसोम एक जटिल आणविक मशीन है जो जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो अम्ल से प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण जीवित कोशिकाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? इसका आंसर है 3। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। mRNA मतलब होता है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनका निर्माण केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन
फ्रिक्शन की क्रिया द्वारा होता है। ये कोशिका की कुल आरएनए का 3 से 5% होते हैं और इनका आणविक भार 5 लाख से 20 लाख तक होता है। केंद्रक में डीएनए के सांचे पर इनका निर्माण होता है। सन 1961 में फ्रांसिस जैकब ने तथा जैक्यूब मोनार्ड ने इन्हें संदेशवाहक आरएनए अणुओं का नाम दिया था। यह एमआरएनए मैसेंजर आरएनए एवं अणु केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। यह केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स बनाता है। नेक्स्ट है हमारा आरएनए। आरएनए ये आरएनए संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अणु होते हैं। यह कोशिका की कुल आरएनए का 80% होता है। आरएनए केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। तीनों प्रकार के आरएनए में यह सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहता है। प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग आरएनए का तथा शेष 35% भाग प्रोटीन का होता है। आरएनए राइबोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल राइबोस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा टीआरएनए। इसका मतलब होता है ट्रांसफर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका की कुल आरएनए का 15 से 18% होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं, अतः इन्हें विलेय आरएनए अणु सॉल्यूबल आरएनए मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये निर्माण केंद्र में डीएनए के सांचे पर होता है। ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लाते हैं जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे छोटी पादप कोशिका होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी पादप कोशिका होती है। छोटे आकार के प्लाज्मा को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, जिसका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइक्रोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह तापीय या अतापीय प्लाज्मा हो सकता है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। यह कुल रक्त की मात्रा का 55% तक होता है। इसका अधिकतर अंश जल होता है और इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का, जमाने वाले कारक प्रोटीन, खनिज, आयन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। नेक्स्ट, केंद्रक विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है? इसका आंसर है आंत। आंत को आंत्र क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। आंत को क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इंग्लिश में। यह मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से शुरू होकर बड़ी आंत तक फैला होता है। छोटी आंत में ही सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत की औसत लंबाई एक वयस्क पुरुष में 6.9 मीटर यानी 22 फुट 6 इंच और एक वयस्क स्त्री में 7.1 मीटर यानी 23 फुट 4 इंच तक होती है। इसकी न्यूनतम लंबाई 15 फीट तक और अधिकतम लंबाई 32 फीट तक हो सकती है। इसका व्यास लगभग 2 से 3.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, लार का टाइलिन एंजाइम होता है। ऑप्शन है
हल्का अम्लीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, तीव्र अम्लीय होता है या हल्का क्षारीय और अम्लीय होता है? इसका आंसर है हल्का अम्लीय होता है। लार का टाइलिन एंजाइम हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट, म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? ऑप्शन है 1937, 1948, 1938 या 1907। इसका आंसर है 1937। म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ था। 1937 से पहले ब्रिटिश ने बर्मा को भारत का राज्य घोषित किया था, लेकिन फिर अंग्रेज सरकार ने बर्मा को भारत से अलग करके उसे ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी उपनिवेश बना दिया। 4 जनवरी 1948 को बर्मा ब्रिटिश राज्य से आज़ाद हुआ। बर्मा का नया नाम ही म्यांमार है। नेक्स्ट, भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है भारत का 35% ग्रेफाइट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम पेमा खांडू हैं और गवर्नर बीडी मिश्रा हैं, और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है। ईटानगर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लें, ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।